आपने मुझे बुला लिया होता आचार्य। शिष्टाचार में जो कहा है उसका सदैव पालन करना चंद्रगुप्त। जहां तक हो सके आचार्यों के पास जाना, और ना हो सके तो उन्हें सम्मान सहित बुलाना, पर आदेश मत देना। शार्ंगरव, आज से तुम इसका अभ्यास करोगे और अपने कर्तव्यों का निर्वाह करोगे। इसमें शार्ंगरव और निपुणक तुम्हारी सहायता करेंगे। मैंने ऋषि परंपरा और अपने आचार्यों से जो भी सीखा है वो इसमें लिखा है। मैं नीति शास्त्र की महान परंपरा का एक साधारण उत्तराधिकारी हूं। मैं चाहता हूं कि तुम इस धरोहर के महान उत्तराधिकारी बनो। अमात्य शब्द का अर्थ है ऐसे अधिकारियों का समुदाय जो सदैव राजा के निकट या साथ रहे। आचार्य भारद्वाज का मत है कि राजा अपने सहपाठियों को अमात्य पद पर नियुक्त करे, क्योंकि राजा मित्रों के हृदय की पवित्रता से परिचित होता है, वो उनके सामर्थ्य को भी जानता है। ऐसे ही अमात्य राजा के विश्वास पात्र होते हैं। आचार्य विशालाक्ष का कहना है कि ऐसा उचित नहीं है। एक साथ खेलने, उठने, बैठने के कारण सहपाठी अमात्य राजा का तिरस्कार कर सकते हैं। इसलिए अमात्य उनको बनाना चाहिए जो गुप्त कार्यों में राजा का साथ देते रहे। समानशील और समान व्यसन के कारण ऐसे अमात्य गुप्त बातों का भेद खुल जाने के भय से राजा का अपमान नहीं करते। आचार्य पाराशर के मत से आचार्य विशालाक्ष की उक्तियां दोषपूर्ण हैं। ऐसा करने से यह भी संभव है कि गुप्त बातों का भेद खुल जाने के भय से राजा ही अमात्यों के हाथ की कठपुतली बन जाए, क्योंकि राजा जितनी ही अपनी गुप्त बातें प्रकट करता है उतना ही शक्तिहीन होकर अमात्यों के वश में हो जाता है। इसलिए अमात्य उनको नियुक्त करना चाहिए जो राजा की प्राणघातक आपत्तियों से रक्षा करे। नेति पिशुना, आचार्य पिशुन, इसे भक्ति कहते हैं। प्राणों की चिंता न करके राजा की सहायता करना भक्ति है, सेवा धर्म है। यह बुद्धि का प्रमाण नहीं है, जो अमात्य का सर्वोच्च गुण है। इसलिए अमात्य पद पर उन्हीं को नियुक्त करना चाहिए जो विशिष्ट राजकीय कार्यों पर नियुक्त होकर अपने कार्यों को करके दिखा दें। इससे उनकी बुद्धि की परीक्षा होती है। आचार्य कोणपदत इस मत को नहीं मानते। उनका मानना है कि ऐसे लोग अमात्यों के लिए उचित गुणों से शून्य होते हैं। अमात्य पद जिनको वंश परंपरा से उपलब्ध रहा हो उन्हें ही इस पद पर नियुक्त करना चाहिए। वे सभी रीति नीति से परिचित होते हैं। अपना अपकार होने पर भी वे पीढ़ियों से संबंध होने के कारण राजा को नहीं छोड़ते। यह स्वभाव पशु पक्षियों में भी देखा जाता है। गाय अपरिचित गोष्ठ को छोड़कर परिचित गोष्ठ में ही जाती है। आचार्य व्यातवादी आचार्य कोणपदंत के मत से सहमत नहीं है। उनका मानना है कि ऐसे अमात्य राजा का सब कुछ अपने अधीन कर राजा के समान स्वतंत्र वृत्ति वाले हो जाते हैं। इसलिए नीति कुशल राजा नए व्यक्तियों को ही अमात्य नियुक्त करे। नए अमात्य
दंडधारी राजा को यम का दूसरा अवतार समझकर उसकी कभी भी अवमानना नहीं करते। आचार्य बहुदंती पुत्र इससे असहमत है। उनका मानना है कि नीति शास्त्र में निपुण पर प्रत्यक्ष कार्य के अनुभव के बिना व्यक्ति राजकार्यों को नहीं कर सकता। इसलिए जो व्यक्ति कुलीन, बुद्धिमान, विश्वासपात्र, वीर और राजभक्त हो, उन्हें अमात्य पद पर नियुक्त करना चाहिए। लेकिन मेरे आचार्य कौटिल्य के अनुसार भारद्वाज से लेकर बहुदंती पुत्र तक की विचार परंपरा अपनी अपनी जगह पर ठीक है। किसी भी पुरुष के सामर्थ्य की स्थिति उसके कार्य की सफलता पर निर्भर करती है, परंतु उसकी कार्य क्षमता उसकी विद्या और बुद्धि पर ही आंकी जा सकती है। इसलिए राजा को चाहिए कि वो अपने सहपाठी आदि की भी सर्वथा अवहेलना ना करे। उसके लिए वो विद्या, बुद्धि, साहस, गुण, देश, दोष, काल और पात्र का विचार करके ही अमात्यों की नियुक्ति करे, किंतु उन्हें अपना मंत्री ना बनाए। मैं आचार्य को सूचित कर दूंगा कि सम्राट ने स्वाध्याय करना प्रारंभ कर दिया और उनकी स्मरण शक्ति अद्भुत है। आचार्य की अनुमति मिलते ही हम मंत्री और पुरोहित नियुक्ति और गुप्त उपायों द्वारा अमात्यों के आचरण की परीक्षा का अभ्यास करेंगे। शरंग्रव, शारंगराव, तुम मेरे सहपाठी रहे हो, आज भी हो। निपुणक मेरा सहपाठी रहा है, आज भी है। मैंने कभी तुम दोनों की अवहेलना नहीं की, तो फिर तुम दोनों मेरी अवहेलना क्यों कर रहे हो? सम्राट की अवहेलना करने वाले सम्राट के कृपा पात्र नहीं रहते राजन। मैं अपनी मर्यादा का पालन कर रहा हूं। यदि मेरी जगह आचार्य किसी और को मगध का सम्राट नियुक्त करना चाहते हैं तो नियुक्त करते हैं, पर वो मुझे अपने स्नेह से वंचित ना करें। नहीं चाहिए मुझे मगध का साम्राज्य, यदि यही मेरे स्वजनों की मर्यादा है। आपको आचार्य पर संदेह क्यों हो रहा है? इसलिए कि मगध विजय के लिए मेरे साथ आए सहायक राजाओं को उनकी सहायता के बदले में मैंने धन देने का वचन दिया था। वो मुझसे हर दिन मगध के राजकोष का हिस्सा मांग रहे हैं, पर मेरे पास उत्तर नहीं है। पर्वतक को आधा राज्य देने का वचन दिया था, वे मुझसे आधा राज्य मांग रहे हैं, पर आचार्य इस पर मौन है। अब उनकी दृष्टि 80 करोड़ की संपत्ति पर है। मैं परतंत्र हूं, पर वे स्वतंत्र हैं। आचार्य ने पर्वतक, उनके पुत्र मलय केतु और दूसरे राजाओं की गतिविधि पर कोई रोक नहीं लगाई, और मैं राजप्रसाद में बंदी हूं। ऐसा क्यों शारंगराव? मेरे पास पाटलिपुत्र की कोई सूचना नहीं आती और दूसरे राजाओं के पास मेरी सूचना तक है। ऐसा क्यों शारंगराव? आचार्य ने जो मुझे नहीं बताया वो मुझे पर्वतक ने बताया। क्या बताया पर्वतक ने? यही कि पाटलिपुत्र में कुछ लोग मेरा विरोध कर रहे हैं और आचार्य इस पर मौन है। आचार्य जब उचित समझेंगे अपना मौन तोड़ेंगे। एक ही बात को बार बार दोहराना वाणी का दोष और दुरुपयोग है। फिर भी आपको विश्वास दिलाने के लिए कहता हूं, आचार्य वही निर्णय लेंगे जो राष्ट्र के हित में है। अमात्य, आचार्य विष्णुगुप्त ने आपको राजद्रोही और भगोड़ा घोषित कर दिया है। पूरे नगर में बार बार यही घोषणा हो रही है। अमात्य राक्षस की सहायता करने वाले को राजद्रोह का दंड दिया जाएगा। शकटदास बंदी बना लिए गए हैं और चंदनदास, उनसे पूछताछ हो रही है। उन्हें पाटलिपुत्र से बाहर जाने से मना कर दिया है। उनकी नौकाओं को कब्जे में ले लिया है। पर्णशालाओं पर पहरा बैठा दिया गया है। हर वस्तु पर शासन की मोहर लगा दी गई है। विराद, मैं पर्वतक को आधा राज्य दूंगा और उसके सहायक राजाओं को धन। चंद्रगुप्त की हत्या की सूचना लेकर स्वयं पर्वतक आए या उनका पुत्र मलयकेतु आए, उसी क्षण से मगध का आधा राज्य उनका। दैव विपरीत नहीं हुआ तो आज की रात चंद्रगुप्त की आखिरी रात होगी।
क्या चंद्रगुप्त पर विष प्रयोग के लिए? विष देने वाली स्त्री प्रासाद में पहुंच गई है। विराट, किसी भी तरह हमें शकटदास को कारागार से निकालना है और चंदनदास को नगर से, धन से, छल से, भेद से, किसी भी तरह। शासन के प्रमुख राज्य अधिकारियों की संख्या कितनी है? 18। कौन है ये 18 अधिकारी? यह मंत्री, पुरोहित, दौवारिक, प्रशास्ता, समाहर्ता, सन्निधाता, प्रदेष्टा, नायक, पौर, व्यवहारिक, कार्मांतिक, सभ्य, दंडपाल, अंतपाल और दुर्गपाल। दौवारिक यानी? राज प्रासाद का प्रधान अधिकारी। दौवारिक का कर्तव्य क्या है? आगंतुकों के उनके पद और योग्यता के अनुसार उनके बैठने की व्यवस्था और उनकी जांच। अंतर्वांशिक यानी? अंतःपुर का रक्षक। प्रशास्ता यानी? कारागार का प्रधान अधिकारी। समाहर्ता यानी? राजस्व या राज्य की आय का अधिकारी। उत्तर वैदिक काल और महाभारत काल में राजस्व अधिकारी को क्या कहते थे? उत्तर वैदिक काल में भागदुग और महाभारत काल में द्रव्य संचय करता। सन्निधाता यानी? राजकोष का अधिकारी या कोषाध्यक्ष। सन्निधाता के कर्तव्य? कोषगृह, पर्ण्यगृह, भांडारगृह, अन्नागार, शास्त्रागार और कारागार का निर्माण, साथ ही न्यायालय और सचिवालय का निर्माण। सन्निधाता और समाहर्ता में क्या अंतर है? समाहर्ता राजस्व एकत्र करता है और सन्निधाता उसे सुरक्षित रखता है। प्रदेष्टा यानी? दंडाधिकारी या आयुक्त। प्रदेष्टा के कर्तव्य? गोप और स्थानिक क्षेत्रों में राज्य के शत्रुओं का दमन। समाहर्ता के साथ अलग अलग विभाग के अध्यक्षों और उनके नीचे काम करने वाले कर्मचारियों पर निगरानी, अपराधियों को दंड सुनाना और देना। नायक यानी? सैनिकों का प्रधान अधिकारी। क्या सेनापति और नायक एक हैं? नहीं, सेनापति नायक से बड़ा होता है। नायक सेना के आगे रहता है और सेनापति पीछे। सेनापति मंत्री परिषद का सदस्य होता है, नायक नहीं। सैनिक छावनियां नायक बनवाता है, सेनापति नहीं। 18 तीर्थों और राज्य अधिकारियों की सूची में सेनापति का नाम पहले आता है। युवराज के साथ सेनापति रहता है, नायक नहीं। सैनिकों को पुरस्कार का वचन देकर प्रोत्साहन सेनापति देता है, नायक नहीं। सेनापति का वेतन भी नायक से अधिक होता है। पौर यानी? नगर का प्रधान अधिकारी। व्यवहारिक यानी? न्यायाधीश। कार्मांतिक यानी? खानों कारखानों का प्रधान अधिकारी। महाभारत में यह कार्य निर्माण कृत कहा गया है। सभ्य यानी? मंत्री परिषद का अध्यक्ष। दंडपाल यानी? सेना के निर्वाह का कार्य करने वाला प्रमुख अधिकारी। अंतपाल यानी? सीमा प्रांत का प्रधान अधिकारी। दुर्गपाल यानी? दुर्गों का प्रधान अधिकारी। प्रधानमंत्री पद के लिए कौन उपयुक्त है? जिसने स्वदेश में जन्म लिया हो, कुलीन, अगुण शून्य, निपुण सवार, ललित कलाओं का ज्ञाता, अर्थशास्त्र का विद्वान, बुद्धिमान, स्मरण शक्ति से संपन्न, चतुर, वाक्पटु, प्रगल्भ, प्रतिवाद और प्रतिकार करने में समर्थ, उत्साही, प्रभावशाली, सहिष्णु, पवित्र, मित्रता के योग्य, दृढ़, स्वामी भक्त, सुशील, स्वस्थ, धैर्यवान, अभिमान रहित, स्थिर प्रकृति और द्वेष रहित पुरुष ही प्रधानमंत्री पद के योग्य है। जिसमें 1/4 या आधी योग्यताएं हो, उन्हें मध्यम या निकृष्ट मंत्री समझना चाहिए। पुरोहित किसे चुनना चाहिए? चरित्रवान, वेद वेदांगों को जानने वाला, दंड नीति में पारंगत, प्राकृतिक और मानवीय विपत्तियों से लड़ने का साहस रखने वाले को ही पुरोहित नियुक्त करना चाहिए। राजा और पुरोहित का कैसा संबंध होना चाहिए? जैसे आचार्य के पीछे शिष्य, पिता के पीछे पुत्र, स्वामी के पीछे सेवक चलते हैं, वैसे ही राजा को पुरोहित के पीछे चलना चाहिए। साधु साधु मंत्री परिषद में मंत्रियों की संख्या कितनी होनी चाहिए? मनु को मानने वाले विद्वानों के अनुसार मंत्री परिषद में 12 माते होने चाहिए। बृहस्पति को मानने वालों के अनुसार 16 मंत्री होने चाहिए और शुक्राचार्य को मानने वालों के अनुसार 20 मंत्री होने चाहिए। आचार्य कौटिल्य के अनुसार मंत्रियों की संख्या मंत्रियों के काम करने के सामर्थ्य के आधार पर तय करनी चाहिए। मंत्री परिषद में निर्णय किस आधार पर होना चाहिए? मंत्री परिषद में निर्णय मंत्रियों के बहुमत के आधार पर होना चाहिए। आचार्य, पर्वतक और उनके सहायक राजा नट नर्तक गणिकाओं को उत्सव के लिए आज शाम को बुलाना चाहते हैं। आग और विष का खेल दिखाने की अनुमति नहीं है। नर्तक और नर्तकियों को वाद्य, वस्त्र और अलंकार प्रसाद से ही दिए जाएं। वस्त्र और आभूषणों को विष के लिए परखा जाए। प्रासाद में आने वाले हर स्त्री पुरुष का नाम और पूरा विवरण लिखा जाए। प्रासाद के भीतर या बाहर जाने वाली वस्तुओं पर राजकीय मोहर हो। ये शकटदास के वध का आदेश है।
सावधान, हम किसी की हत्या नहीं चाहते। शकरदास को छोड़ दो, हम तुम्हें जीवित छोड़ देंगे ताकि तुम नगर जाकर अपने महामंत्री को यह सूचना दे सको कि अमात्य राक्षस अभी तक हारे नहीं है। आखिरी बार कह रहा हूं। अरे शकरदास, इन सभी के हथियार ले लीजिए। अब जो अपने प्राण बचाना चाहता है वो भागे। काप्टिक, उदास्थित, ग्रहपतिक, वैदेहक, तापस, सत्री, तीक्ष्ण, रसद और भिक्षुकी आदि अनेक प्रकार के गुप्तचर होते हैं। विद्यार्थी की वेशभूषा में रहने वाला गुप्तचर काप्टिक कहलाता है। निपुणक, मेरे आसपास तो विद्यार्थी ही विद्यार्थी हैं। जिस किसी की भी काप्टिक हानि होता देखे तुरंत मंत्री को सूचित करे। सन्यासी के वेश में रहने वाले गुप्तचर को उदास्थित कहते हैं। गरीब किसान के वेश में रहने वाले गुप्तचर को वैदेहक कहते हैं। जीविका के लिए सिर मुंडाए या जटा बढ़ाए गुप्तचर को तापस कहते हैं। वह नगर के नजदीक बहुत से मुंड या जटिल विद्यार्थियों को लेकर रहे और महीने 2 महीने तक लोगों के सामने शाक या मुट्ठी भर अनाज खाता रहे, पर छिपकर अपनी इच्छा अनुसार स्वादिष्ट भोजन करता रहे। वैदेहक और उसके अनुचर तापस गुप्तचर की पूजा अर्चना करते रहे और शिष्य मंडली घूम घूम कर प्रचार करे कि यह तपस्वी सिद्ध, भविष्यवक्ता और लौकिक शक्तियों से संपन्न है और वह भविष्य फल को जानने की इच्छा से आए हुए लोगों को यह काम आज होगा या कल राजा करेगा या नहीं आदि बताए। तापस गुप्तचर की सत्रिय आदि दूसरे गुप्तचर मदद करें। यदि प्रश्न करने वालों में बुद्धिमान और चतुर लोग हों तो उन्हें राजा की ओर से धन प्राप्त होने की बात कहे। मंत्री के साथ उनकी मुलाकात का योग बताएं। जब मंत्री से उनकी मुलाकात हो तो ऐसे लोगों को धन, नौकरी आदि देकर गुप्तचर की वाणी सच्ची सिद्ध कर दे। आगे, जो राजा के संबंधी ना हो पर जिनका पालन पोषण करना राजा के लिए जरूरी हो, जो सामुद्रिक विद्या, ज्योतिष, व्याकरण, अंगों का शुभ अशुभ फल बताने वाली विद्या, वशीकरण, इंद्रजाल, धर्मशास्त्र, पक्षी शास्त्र, शकुन शास्त्र, काम शास्त्र और नाचने गाने की कला में निपुण हो, वे सत्री गुप्तचर कहलाते हैं। अपने देश में रहने वाले जो धन के लिए प्राणों की परवाह न कर हाथी, बाघ और सांप से भिड़ जाते हैं, उन्हें तीक्ष्ण गुप्तचर कहते हैं। अपने भाई बहनों से भी स्नेह न रखने वाले, क्रूर प्रकृति के और आलसी स्वभाव वाले व्यक्ति को रसद कहते हैं। यानी ये जहर देने वाले गुप्तचर हुए ना आचार्य? बिल्कुल। आगे, नौकरी चाहने वाली, गरीब, प्रौढ़, विधवा, दबंग ब्राह्मणी, रनिवास में सम्मानित प्रधान अमात्यों के घरों में प्रवेश पाने वाली, सन्यासी के वेश में काम करने वाली परिव्राजिका नाम की गुप्तचरी कहलाती है। इसी तरह मुंडा या बौद्ध भिक्षुणी और वृषली आदि स्त्री गुप्तचर होती हैं। राजा को चाहिए कि वह क्षत्रिय गुप्तचरों को मंत्री, पुरोहित, युवराज, द्वारिक, अंतर्वांशिक, प्रशास्ता, समाहर्ता, सन्निधाता, प्रतिष्ठा, पौर, व्यवहारिक, कार्मांतिक, मंत्री परिषद अध्यक्ष, दंडपाल, दुर्गपाल, अंतपाल, अटवीपाल के पास उनके कौशल, वाणी, कुलीनता के आधार पर उनकी भक्ति और सामर्थ्य की परीक्षा करके रखे। राजन आचार्य ने सूचना भेजी है कि शकरदास को शत्रुओं ने छुड़ा लिया है। चंद्रगुप्त,
इन दिनों प्रश्न ही मेरा आहार है। मैं भोजन में अन्न कम और प्रश्न ज्यादा ग्रहण करता हूं। पर जिस तरह असमय भोजन करने से कुपथ्य हो सकता है, उसी तरह असमय प्रश्न करने से मानसिक उद्वेग बढ़ सकता है। मेरा नहीं, तुम्हारा। इसलिए अपने शत्रुओं की चिंता तुम मुझ पर छोड़ दो और तुम अपनी आत्मरक्षा और पाटलिपुत्र के शासन के बारे में विचार करो। शकटदास वधिकों के हाथ से निकलकर यमराज के पास जाएगा या फिर मेरी क्रोध की अग्नि में स्वयं आहुति बनकर आ गिरेगा। निपुणक, सम्राट को उनके कक्ष में ले जाओ। अच्छा हुआ तुम उस दुष्ट के हाथों मरने से बच गए। काश वो कपटी समझ पाता कि जब तक मगध में शकटदास, चंदनदास, सिद्धार्थक, सुसिद्धार्थक और विराट गुप्त जैसे रत्न हैं, तब तक पाटलिपुत्र को जीतना असंभव है। अब तुम कोश और पत्र व्यवहार संभालो। आराम का समय नहीं है। पर्वतक और उसके सहायक राजाओं को पत्र लिखना है। जल्दी जी पत्र लिखने की सामग्री ले आओ। निपुणक, यह आवाज मेरे सहायक राजाओं के कक्ष से आ रही है ना? हाँ राजा। क्या सोचकर आचार्य ने उन्हें उत्सव मनाने की अनुमति दी? यह उत्सव उनके शोक का कारण भी हो सकता है। तुम सब आचार्य की भाषा क्यों बोलते हो? यहाँ कौन है जो आचार्य की भाषा नहीं बोलता राजा? पाटलिपुत्र पर विजय के पहले आप भी आचार्य की भाषा ही बोलते थे। यदि आप उनके योग्य शिष्य बने तो जीवन भर आप उनकी ही भाषा बोलेंगे। इसलिए शांत चित्त होकर मेरे साथ स्वाध्याय करिए। कितनी बार एक ही अध्याय पढ़ूं? जब तक अर्थशास्त्र और दंड नीति आपका स्वभाव न हो जाए राजा। एक आचार्य जीवन भर कुछ पाठों को दोहराते रहता है, पर कभी नहीं पूछता कितनी बार दोहराऊं। ये शास्त्र विलास दूसरे विलासों से अच्छा है राजन। ये शास्त्रों का अमृत है। मधु के लिए अभी आपको अनुमति नहीं है, अभी तो आप यही पीछे। तीक्ष्ण नामक गुप्तचर छत्र, चामर, पंखा, पादुका आसन, पालकी और घोड़े आदि की देख रेख करता हुआ अमात्य की सेवा में रहे और उन पर नजर रखें। तीक्ष्ण से जो जानकारी मिले वे क्षत्रिय, स्थानिक, काप्टिक आदि गुप्तचरों को बता दे। रसोई बनाने वाला सूद, मांस पकाने वाला आरालिक, नहलाने वाला स्नापक, मालिश करने वाला संवाहक, बिस्तर बिछाने वाला आस्त्रक, दाढ़ी मूछ बनाने वाला कल्पक, श्रृंगार करने वाला प्रसादक, जल पिलाने भरने वाला उदक, परिचारक आदि विभिन्न नाम और रूपों में रहकर रसद नाम के गुप्तचर मंत्री और बड़े अधिकारियों की जासूसी करें। इसी प्रकार बौने, कुबड़े, किरात, गूंगे, बहरे, मूर्ख आदि के वेश में गुप्तचर, नट, गायक, नर्तक, कथा कहने वाले, कूद फांद कर खेल दिखाने वाले आदि के वेश में स्त्री गुप्तचर सब रहस्यों का पता लगाए। परिव्राज्य का गुप्तचर रसद गुप्तचर से मिली खबर काप्टिक आदि को पहुंचा दे। काप्टिक गुप्तचर संकेत लिपि द्वारा सूचना राजा तक पहुंचाए। ऐसा करते समय ध्यान रखा जाए कि संस्था गुप्तचर को संचार और संचार गुप्तचर को संस्था गुप्तचर न जान पाए। यदि परिव्राजिका का अमात्य और अधिकारियों के घर में प्रवेश बंद हो जाए तो द्वारपालों के जरिए खबर परिव्राजिका तक पहुंचे। यह भी संभव न हो तो अंतःपुर के नौकरों के माता पिता बनने का बहाना करके वृद्ध स्त्री पुरुष भीतर जाकर जासूसी करें। रानियों के बाल संवारने वाली, नाचने गाने वाली स्त्रियां या दासियों द्वारा या निजी संकेतों वाले गीतों, श्लोकों, प्रार्थनाओं या बाजों, बर्तनों, टोकरियों में गुप्त लेख रखकर अंतःपुर के समाचारों को बाहर लाया जाए। यदि यह भी संभव ना हो तो गुप्तचर किसी भयंकर बीमारी या पागलपन के बहाने से आग लगाकर या किसी को जहर देकर जब अंतःपुर में कोलाहल मच जाए तब चुपचाप बाहर निकल आए। एक दूसरे से अपरिचित तीन गुप्तचर यदि एक ही समाचार लाएं तो उसे ठीक समझना चाहिए। यदि वे परस्पर विरोधी समाचार लाएं
तो या तो उन्हें नौकरी से निकाल दिया जाए या उन्हें चुपचाप पिटवा दिया जाए। राजन, आपका शयन की व्यवस्था आचार्य ने दूसरे कक्ष में की है। आज भी? नींद नहीं आ रही अमात्य? लीजिए। जब तक वो कुटिल और उसका शिष्य पाटलिपुत्र के भीतर है, नींद कैसे आएगी शकटदास? कल पाटलिपुत्र में भूचाल आएगा। आज रात चंद्रगुप्त की हत्या हुई तो भी और नहीं हुई तो भी। मैं नहीं जानता चंद्रगुप्त की हत्या ये मेरा पहला अपराध होगा या अंतिम। महान स्वप्न, महान निश्चय, महान प्रण क्या राज्यकर्ताओं को हत्यारा तक बना देते हैं? क्या मेरी और आचार्य विष्णुगुप्त की यही नियति है? युद्ध है तो हिंसा है, और जो अहिंसा चाहते हैं उन्हें भी हिंसा सहने के लिए तैयार रहना पड़ता है ना अमात्य। और वे अक्सर अहिंसा के नाम पर बड़ी कीमत चुकाते हैं। आप मगध के भविष्य के लिए युद्ध लड़ रहे हैं। आप योद्धा हैं, हत्यारे नहीं हैं। काश ये सच हो। अपने प्रति प्रजा और नगरवासियों का अनुराग द्वेष जानने के लिए वहां भी राजा गुप्तचरों की नियुक्ति करें। गुप्तचर अफवाहों पर भी ध्यान दें। जो लोग राजा से संतुष्ट हों उन्हें धन और सम्मान देकर और भी संतुष्ट करना चाहिए। जो लोग किसी कारण राजा से अप्रसन्न हों उन्हें धन और सम्मान देकर प्रसन्न करना चाहिए। फिर भी वे असंतुष्ट बने रहें तो उनके विरुद्ध दंड और कर संबंधी अधिकारों का प्रयोग कर राष्ट्र के साथ उनका द्वेष कराते हैं। यानी विरोधियों को अपराध और कर के मामले में फंसाया जाए। जब सारा जनपद उनका द्वेषी हो जाए तब चुपचाप उसका वध करा दिया जाए, या संतुष्ट जनपद से ही उनका दमन करा दिया जाए। राजन, पर्वतक की हत्या हो गई। लगता है कल रात किसी गणिका ने उन्हें विष दे दिया। यदि राजा पर्वतक को विष किसी स्त्री ने दिया तो उनका पुत्र मलय केतु और मेरे दूसरे सहायक राजा भाग क्यों गए? किसकी आज्ञा से पर्वतक को विष दिया गया आचार्य? अमात्य राक्षस। ये झूठ है आचार्य। चंद्रगुप्त, सच तो यही है कि विष देने की आज्ञा अमात्य राक्षस ने दी, पर पर्वतक के लिए नहीं बल्कि तुम्हारे लिए। मेरा अपराध सिर्फ इतना है कि मैंने तुम्हें उस कमरे में सोने नहीं दिया जिस कमरे में पर्वतक की मृत्यु हुई थी। शारंगरव, अपने सम्राट को प्रमाण दो कि उनके सभी साथी अमात्य के साथ मिलकर मलय केतु को सिंहासन, राज्य और कोष के बंटवारे की योजना बना रहे थे। नहीं चाहिए मुझे ऐसा साम्राज्य जहां हर कदम पर घात प्रत्याघात, छल प्रपंच हुआ आचार्य। अर्जुन को भी ऐसा ही विषाद हुआ था युद्ध भूमि में चंद्रगुप्त। पर मत भूल कि जुए में छल करने वाले भाई थे, द्रौपदी को भरी सभा में घसीट कर लाने वाले भाई थे, और युद्ध के बिना सुई की नोक के बराबर भूमि ना देने वाले भी भाई थे। ऐसा ही विषाद युधिष्ठिर को भी हुआ था युद्ध में विजयी होने के बाद। पर अभी जिन दुष्टों से तुझे सहानुभूति हो रही है, उन दुष्टों को पाटलिपुत्र पर आक्रमण करने का आमंत्रण मैंने नहीं दिया था। इसलिए राष्ट्रद्रोहियों को कठोर दंड देने के लिए सज्ज हो। चंदनदास सभी षड्यंत्रों में अमात्य राक्षस की सहायता कर रहा है और उसी के धन बल पर राक्षस पाटलिपुत्र को जीतने का स्वप्न देख रहा है। शारंगरव, सम्राट चंद्रगुप्त की आज्ञा से चंदनदास को बंदी बनाया जाए और उसे नगर में घुमाया जाए, और आज सूर्यास्त से पहले उसका वध कर दिया जाए। सम्राट आज्ञा दें। अमात्य, 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 अमात्य! चंदनदास को नगर में घुमाकर वध स्थल पर ले जाया जा रहा है। इस बार चंदनदास को बचाना संभव नहीं लगता। अब मगध के रत्नों को खोकर मगध विजय में क्या रखा है?
शकटदास, आचार्य विष्णुगुप्त मुझे पराजित देखना चाहते हैं। मुझे अब आत्मसमर्पण करना ही होगा। आचार्य, दो लोग इसी ओर आ रहे हैं। उन्हें आने दो, वो अमात्य और शकटदास ही होगा। महामंत्री, आपका अपराधी मैं हूं, चंदनदास नहीं। महामंत्री, मेरे प्राण ले लीजिए, पर चंदनदास को छोड़ दीजिए। तुम्हारे प्राण ले लूंगा तो भारत का भला कैसे होगा मात्य? शकटदास को भी सम्राट ने भागने दिया। सिद्धार्थक सुसिद्धार्थक सभी आपकी सेवा में सम्राट की आज्ञा से गए थे। इस किंचन आचार्य की एक प्रार्थना है, अपने हाथों से चंद्रगुप्त का राज्य अभिषेक कीजिए और अपने मगध और मेरे भारत को संभालिए। इतने दिनों से आपके कर्तव्यों का भार ढोते ढोते मेरे कंधे थक गए हैं। अपना पद संभालिए आचार्य, और मुझे तक्षशिला वापस जाने की आज्ञा दीजिए अमात्य। यानी आचार्य कौटिल्य का सारा प्रपंच अमात्य राक्षस को चंद्रगुप्त का महामात्य बनाने का था। नंद भक्त से राष्ट्र भक्त बनाने का, अपने सबसे बड़े विरोधी को सबसे बड़ा पद देने का साहस निष्कपट, निष्कलंक, अपरिग्रही आचार्य ही कर सकता है। यह होता है योग्यता का सम्मान। धननंद का क्या हुआ आचार्य? आचार्य, धननंद को वन में संसार के दुखों से मुक्ति मिल गई। ओम शांति शांति। अमात्य राक्षस के चंद्रगुप्त के महामंत्री बनते ही सारे शत्रु भाग गए। अमात्य ने चंद्रगुप्त का राज्याभिषेक और नंद पुत्री के साथ उसका विवाह करवाया। क्या पाटलिपुत्र में नहीं रह सकते आचार्य? मेरा काम राजनीति पढ़ाना है, राजनीति करना नहीं चंद्रगुप्त। और उसके लिए श्रेष्ठ व्यक्ति तुम्हें मिल चुका है। गुरुदक्षिणा में क्या दूं आचार्य? अन्न से बढ़कर कोई दूसरा धन नहीं, और भूख से बड़ा कोई दूसरा शत्रु नहीं। इसलिए तेरे खेतों में इतना अन्न हो कि तेरे राष्ट्र के खेतों में बिखरे हुए अन्न से किसी वानप्रस्थ, किसी अपरिग्रही का निर्वाह हो जाए। पर खेत में बिखरे अन्न का भाग कर के रूप में लेना ना भूलना। तेरे तालाब, तेरी नदियां जल से भरी रहें, साफ रहें, खेत प्यासे ना हो। यही मेरी गुरु दक्षिणा होगी। मेरी प्रसन्नता के लिए कुछ तो मांगे आचार्य। शारंगरव और निपुणक के जूते फट चुके हैं, उनके लिए जूते, छतरी और 2 वस्त्र दे दे। आपके लिए? मेरे पैरों में कांटे चुभने दे, तभी तो मैं उन्हें नष्ट करूंगा। मेरे लिए भिक्षा मांगकर ला सकेगा जूते? अब शिखा को बांध लीजिए आचार्य। आचार्य विष्णुगुप्त शारंगरव और निपुणक के साथ तक्षशिला चले गए।
नंद साम्राज्य का अंत हुआ और मौर्य साम्राज्य का उदय। एक हाथ में शस्त्र, दूसरे हाथ में अर्थशास्त्र और पीठ पर अमात्य राक्षस जैसे योग्य लोक सेवकों का बल लेकर चंद्रगुप्त ने इतिहास का एक नया अध्याय लिखना प्रारंभ किया। सन्निधाता सम्राट। क्या कारागार में स्त्रियों और पुरुषों के लिए अलग अलग स्थान है? हाँ सम्राट। क्या कोष गृह, पण्य गृह, कोष्ठागार, अन्नागार, कारागार में कुएं हैं? हाँ सम्राट। सभी में नहाने के लिए स्नानागार? कोष गृह और कोष्ठागार में नहीं है सम्राट। सभी में स्नानागार बनवाए जाएं। सम्राट। वर्षा का जल नापने के लिए कोष्ठागार में कोई सुविधा है? नहीं है सम्राट। वर्षा का जल नापने के लिए कोष्ठागार में कुंड बनवाया जाए जिसके मुंह का घेरा 24 अंगुल हो। सम्राट। क्या बाजार में नकली स्वर्ण मुद्राएं चलती हैं? हाँ हाँ सम्राट। आज से नकली स्वर्ण मुद्रा नहीं चलेगी। सिक्कों के पारखी पुरुषों द्वारा स्वर्ण मुद्रा का संग्रह किया जाए। जो नकली हो उन्हें तुरंत कटवा दिया जाए ताकि वो चलन में ना आए। नकली सिक्के लाने वाले पुरुष को भी प्रथम साहस दंड दिया जाए। सम्राट। सन्निधाता। सम्राट। क्या आपको जनपद और नगर से होने वाली आमदनी की जानकारी है? हाँ सम्राट। यदि मैं आपसे पिछले 100 वर्षों की आमदनी का लेखा जोखा पूछूं तो क्या बता पाएंगे? नहीं सम्राट। महामात्य। जी सम्राट। आप ऐसी व्यवस्था करें कि किसी भी कोषाध्यक्ष से पूछा जाए तो वो पिछले 100 वर्षों की आमदनी का हिसाब दे सके। जी सम्राट। शुल्क का अध्यक्ष शुल्कशाला का निर्माण करवाए। उसके पूर्व और उत्तर में मुख्य द्वार के पास शुल्कशाला की पहचान के लिए एक ध्वज लगवा दे। माल को नगर के बाहर या भीतर ले जाने वाले हर व्यापारी का नाम, उनकी जाति, उनका निवास और माल का पूरा विवरण और कहां-कहां मुहर लगी है ये लिखा जाना सम्राट ने अनिवार्य कर दिया है। इसलिए कोई बहस नहीं। शुल्काध्यक्ष, इनके माल पे मुहर नहीं लगी है, क्या करूं? इनकी जितनी चुंगी बनती है उसका दुगना जुर्माना करो। जी चलिए। शुल्काध्यक्ष, माल पर नकली मोहर लगी है। चुंगी का 8 गुना जुर्माना। शुल्काध्यक्ष, माल पर मोहर लगाकर मिटा दी गई है। व्यापारी को 3 घड़ी ऐसी जगह पर बिठाओ कि आने जाने वाले सभी व्यापारी का अपराध जान सकें। शुल्कशाला की ध्वजा के नीचे एकत्र होकर व्यापारी लोग अपने माल का नाम, उसकी कीमत, उसका वजन आदि की बोली लगाएं। 3 बार बोली लगाने पर जो भी माल खरीद ले उसे माल दे देना चाहिए। यदि माल खरीदने वालों में होड़ लग जाए तो माल का मूल्य बढ़ाकर बोली लगाई जाए और तय आमदनी से अधिक मूल्य और उसकी चुंगी राजकोष में जमा की जाए। अधिक चुंगी देने के डर से जो व्यापारी अपने माल और उसके मूल्य को कम बताए, उसके कम बताए गए माल को राजा ले ले या व्यापारी से 8 गुना शुल्क वसूल किया जाए। शुल्काध्यक्ष, एक व्यापारी ने ऊपर ऊपर घटिया माल दिखाया पर नीचे बढ़िया माल छुपाया और मूल्य घटिया माल का बता रहा है। बढ़िया सामान की चुंगी का 8 गुना दंड दो। जी। क्यों अंतपाल, मार्ग रक्षा कर के रूप में खूब धन कोष में जमा हो रहा है। अंतपाल को मार्ग में खोए हुए या चुराए हुए सामान की भरपाई का आदेश भी तो सम्राट ने दिया है। माल ढोने वाले गाड़ी पर 1.25 पण, घोड़े, खच्चर, गधे आदि 1 खुर वाले पशुओं की गाड़ी पर 1 पण, बैल आदि पर आधा पण, बकरी, भेड़ आदि छोटे पशुओं पर 1/4 पण और कंधे पर भार ढोने वाले व्यक्ति पर 1 मास के हिसाब से आपका मार्ग कर 10 पण हुआ। सम्राट,
शुल्काध्यक्ष ने एक व्यापारी की चुंगी माफ कर दी थी। क्या तुमने उससे रिश्वत ली थी? नहीं सम्राट, वो व्यापारी मेरा मित्र था। अमात्य, राज्य को जो चुंगी मिलने वाली थी उसका 8 गुना शुल्काध्यक्ष को दंड दिया जाए। अमात्य, माँ ने कहा सम्राट से विवाह कर लो, मैंने कर लिया। सबने कहा सम्राट को क्षमा कर दो, मैंने कर दिया। मैं जानती हूँ राजाओं के लिए विवाह भी एक राजनीति होती है, पर क्या प्रेम भी राजनीति होती है अमात्य? मैं तेरे पिता जैसा हूं दुर्धरा, सिर्फ एक ही बात कहूंगा, अतीत को नहीं, भविष्य को देख और अपने नए संसार की शुरुआत कर। शची बन और चंद्रगुप्त को इंद्र बना। शची के पिता की हत्या तो इंद्र ने भी की थी, पर एक बात जरूर जानता हूं, चंद्रगुप्त के हाथों में तेरे पिता का खून नहीं है, वो निर्दोष है। क्या मेरे पिता जीवित हैं अमात्य? नहीं होने की संभावना ज्यादा है बिटिया। सम्राट किसी भी पल कार्यालय का निरीक्षण करने और कर का हिसाब देखने आ सकते हैं। सम्राट कोई सवाल करे तो भूल नहीं होनी चाहिए, इसलिए मैं जो पूछूं उसे ध्यान से सुनकर उसका उत्तर देना। जी आर्य। राज्य के बाहर से आने वाले माल पर कितना कर? मूल्य का 5वां हिस्सा आर्य। फूल, फल, साग, कंदमूल, बीज, सूखी मछली और मांस पर कितना कर? मूल्य का 6वां हिस्सा आर्य। मोटे और महीन रेशमी कपड़े, कीमखाब, सूती कवच, हड़ताल, हिंगुल, लोहा, गेरू, चंदन, अगर, पीपल, मादक बीजों से निकाला गया द्रव्य, सुरा, हाथी दांत, मृगचर्म, रेशमी धागे, बिछौना, ओढ़ना, अन्य रेशमी वस्त्र, भेड़ और बकरी की ऊन के बने कपड़ों पर कितना कर? मूल्य का 15वां हिस्सा आर्य। कर के प्रकार 3 महामात्य। कौन से? अपने राज्य में उत्पन्न वस्तुओं पर कर, राजधानी या नगर के भीतर उत्पन्न वस्तुओं पर कर, विदेश से आने वाली वस्तुओं पर कर। राज्य के बाहर से आने वाले माल पर कितना कर? मूल्य का 5वां हिस्सा महामात्य। मामूली सूती कपड़ों, चौपाइयों, दुपाइयों, सूत, कपास, दवाई, लकड़ी, बांस, छाल, बैल आदि पशुओं के चमड़े, मिट्टी के बर्तन, अनाज, तेल, खारा नमक, मद्य और पके हुए अन्न पर कितना कर लिया जाता है? मूल्य का 20वां भाग महामात्य। बताओ, चीजों को बेचने के बारे में क्या नियम है? जो वस्तुएं जिस भूमि पर पैदा हुई हो उसे वहां नहीं बेचना चाहिए। क्यों? ताकि बेचने वाले को हाट बाजार में उसका उचित मूल्य मिल सके और राज्य को कर मिले। सम्राट, फल फूल के ही बगीचों में फल फूल बेचने वालों को कितना दंड देना चाहिए? 54 पण सम्राट। खेतों में पैदा हुए शाक भाजी कंदमूल को खेतों में ही बेचने खरीदने वालों को कितना दंड? 52 पण सम्राट। अनाज के खेतों में ही अनाज खरीदने वालों को कितना दंड? 53 पण सम्राट। राजा के खेत में खरीदने बेचने वालों को कितना दंड? राजभूमि में खरीदने वाले को 1 और बेचने वाले को 1.5 पर दंड सम्राट। तौल और माप के अध्यक्ष को चाहिए कि वो हर चौथे महीने तुला, बाट, द्रोण आदि की जांच परख करें। जो व्यापारी तय समय पर जांच ना करवाए उसे 27.25 पण दंड देना चाहिए। देवी, आपके आचार्य विष्णुगुप्त ने राजा के लिए पत्नी से सुरक्षा के भी कुछ नियम बनाए होंगे। हाँ। क्या है वे नियम? राजा किसी बूढ़ी विश्वस्त परिचारिका के साथ महारानी से मिले, अकेला किसी रानी से ना मिले। और राजा मुंडी जटी और इसी प्रकार के अन्य धूर्त और बाहर के दासियों से रानियों को ना मिलने थे। रानी के रिश्तेदार भी उसे प्रसव व बीमारी के अलावा ना मिलने पाए। 80 वर्ष के पुरुष और 50 वर्ष की बूढ़ी स्त्रियां माता पिता की तरह रानियों के हित चिंतन में लगी रहें। और अंतःपुर के बूढ़े, वृद्ध और नपुंसक पुरुष रानियों के चरित्र का ध्यान रखें और उन्हें राजा के हित की कामना में लगाएं। और यदि पत्नी स्वयं राजा से मिलने चली आए तो? कुछ लिखा है आपके आचार्य ने? पता नहीं, देखता हूं। मेरी एक बात ध्यान रखिएगा सम्राट, मैं राजवंश के लिए कोई खेत नहीं हूं जो सिंहासन के लिए सिर्फ एक उत्तराधिकारी को जन्म दूं। मैं आपकी अर्धांगिनी हूं, सुख दुख में आपके साथ रहूंगी, पर स्त्री के अधिकार के लिए लड़ूंगी। यदि आपने मेरे पिता की हत्या की है तो आपको उस अपराध का फल मिले। देवी, बस आज से आपका और मेरा युद्ध खत्म। मुझे अभय दीजिए कि मैं सदैव अपने पति और अपने राजा को
उसके कर्तव्य याद दिलाती रहूं, चाहे फिर वो उसे अप्रिय है क्यों ना। अभेद्य दुर्धर। मनु से लेकर कौटिल्य तक के ज्ञान प्रवाह का यह कोश है सम्राट। न इसके पहले इस जैसा कोई ग्रंथ लिखा गया और इसके बाद इस जैसा कोई ग्रंथ लिखा जाएगा, इसमें मुझे संदेह है। भारत के राजनीति के ऋषियों के चिंतन का सार है यह, और जब तक अर्थशास्त्र भारत के जीवन में रहेगा, या हर राजा, हर शासक, हर मंत्री, हर लोक सेवक को याद दिलाता रहेगा कि वह प्रजा के वेतन भोगी सेवक से बढ़कर कुछ नहीं है। जब तक यह ग्रंथ भारत की स्मृति में रहेगा, यह शासनकर्ताओं को स्मरण कराता रहेगा कि भारत एक राष्ट्र है, और इस महान राष्ट्र के एक शिक्षक में भी इतना सामर्थ्य है कि वह नंद वंश जैसे पर्वत को भी जड़ सहित उखाड़ कर फेंक सकता है। इसलिए मैं उस आचार्य विष्णुगुप्त कौटिल्य और सभी महान आचार्यों को स्मरण कर अर्थशास्त्र की यह प्रति आपको समर्पित करता हूं। सभी शिक्षकों को प्रणाम।